जय माता दी दोस्तों, स्टोरी विथ किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मालती जोशी द्वारा लिखी बड़ी ही प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है कलंक। तो दोस्तों, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए प्यारी सी कहानी कलंक शुरू करते हैं। हरी, इधर आ जाओ, इधर जगह है। झांसी स्टेशन के उस कोलाहल को चीरकर वह आवाज मेरी स्मृति के तार झंझना गई। सहम कर देखा, दीपा ही थी, दीपाली नारायण अपने छोटे से सूटकेस के साथ कंपार्टमेंट में आ गई थी। जल्दी में तय नहीं कर पाई कि मुझे परिचय का प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं। बुद्धू की तरह खिड़की से बाहर सिर निकालकर मैं इन्हें खोजने लगी। सामान ठीक से जमा लेने के बाद ही उसने मुझे देखा। अरे, तुम इलू ही हो ना, शीला की बहन? मुझे मजबूरन नमस्ते करनी ही पड़ी। हरी, उसने साथ खड़े व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह इलू साथ में है ही। यह मेरी सहेली की छोटी बहन है। और इलू, ये है मेरे पति देव, कैप्टन हरि किशन। उस आदमी ने दाहिना हाथ उठाकर मुझे सलाम सा किया। तब देखा कि कुहनी के नीचे बायां हाथ है ही नहीं। मैं पागलों की तरह उसी हाथ को देख रही थी कि उसने शालीनता से पूछा, कहाँ तक जाएंगी? आगरा जाएंगी, ठीक है ना? दीपा ने उत्तर दे दिया। मुझे आश्चर्य कि इसे कैसे मालूम हुआ कि हम लोग उन दिनों आगरा आ गए थे। अकेली हो या मियाँ भी साथ हैं? उसका दूसरा प्रश्न था। साथ है ना, सिगरेट लेने उतर गए हैं। बच्चे घर पर ही हैं, अम्मा जी के पास। इधर कहाँ गई थी? जी, भोपाल गई थी। भैया की लड़की की शादी थी। किसकी? राका की। अरे, वह चुहिया सी लड़की शादी के लायक भी हो गई। और फिर वह अपने पति को राका की शैतानियों की कहानी सुनाने लगी। भैया भाभी की, दीदी की, अपनी दूसरी सहेलियों की भी। पता नहीं कितनी बातें वह दोहरा गई। कैप्टन साहब बड़े मनयोग से सब सुन रहे थे। उनकी मुद्रा से स्नेह जैसे छलक पड़ता था। मैं सोच रही थी, क्या इन्हें सब इतिहास मालूम है? जिस प्यार भरी चितवन से दोनों एक दूसरे को नहला रहे थे, उसे देख गले में कुछ अटकने लगा। कहीं इस पल ये इन्हें देख ले तो। यूं दीपा के डिब्बे में चढ़ने के बाद से ही मेरा मन घबरा उठा था। पर ये जो नीचे उतरे थे तो ऊपर आए ही नहीं। आखिर जब ट्रेन चल पड़ी तो मैं बदहवास होकर दरवाजे की ओर भागी। हजरत बड़े मजे से दरवाजे के पास खड़े सिगरेट फूंक रहे थे। यहीं खड़े क्या कर रहे हैं? इधर मेरा चिंता के मारे दम सूखा रहा है। मैंने झल्ला कर कहा। उन्होंने मेरी ओर इस करुण दृष्टि से देखा कि बाकी बात मुंह में ही रह गई। यह तो दिल्ली तक जाएगी, जब तक क्या यहीं खड़े रहोगे? मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा। जिसे सचमुच शर्म आनी चाहिए, वह तो मजे में बैठी खिलखिला रही है। आप यूं चोरों की तरह मुंह छिपा रहे हैं। किसी तरह ठेल ठाल कर मैं इन्हें सीट तक ले आई, पर एक ऑकवर्ड सी नमस्ते के बाद ये पुस्तक में सिर डालकर बैठ गए। पति को विदा करने के बाद दीपा मेरी ओर मुड़ गई थी। बातचीत के सारे सूत्र उसी के हाथ में थे। मैं तो बस जवाब भर दे रही थी। फिर भी वातावरण इतना बोझिल हो गया था कि मेरा दम फूलने लगा था। शायद वह भी इस एक तरफा घिसते संभाषण से जल्दी ही बोर हो गई। अपने हैंडबैग से उसने फेमिना का अंक निकाला और ग्वालियर आने तक उसी में डूबी रही। उफ, बड़ी नींद आ रही है।
श्री, एक कप चाय नहीं पिलाओगे? ग्वालियर आते ही उसने एक बड़ी सी जमुहाई लेकर बड़े सहज भाव से कहा। प्रस्ताव इतना अपेक्षित था कि मैं भीतर तक काट हो गई। शिष्टाचारवश इन्हें पढ़ने का नाटक बंद करना ही पड़ा। चाय मंगाई गई और जैसा कि स्वाभाविक था, चाय के दौरान बातें भी हुई। दीपा की झरने की तरह स्वच्छ और निर्बंध हंसी को देखकर मन में ढेर सी कटुता भर गई थी। किसी की हंसी जिंदगी भर के लिए छीनकर भी यह लड़की कैसे इस तरह हंस सकती है? मैं भयभीत भाव से उन दोनों की ओर देखती हुई यही सोच रही थी। मन की कड़वाहट को मैंने चुप्पी से ढक लिया था। आगरा उतरने पर भी मैंने अपना मौन नहीं तोड़ा था। उसके गुड बाय का उत्तर केवल हाथ हिलाकर दे दिया था। झूठ मूठ को भी यह नहीं कहा कि लौटते हुए आइएगा। यह तो घर लौटकर ही जाना कि दीपा को मैंने चाहे उपेक्षित कर दिया हो, पर उसकी छाया बिन बुलाए ही साथ चली आई थी। बड़ी बुढ़ियों से सुना करती थी कि अक्सर सौत की अतृप्त आत्मा पति पत्नी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसे अंधविश्वासों का अक्सर मखौल ही उड़ाया जाता है, पर अब लगने लगा कि लोग शायद ठीक ही कहते होंगे। जीवित व्यक्ति का प्रेत अगर मनुष्य को पत्थर बना सकता है, तो मृत आत्माओं की सामर्थ्य किसने देखी है? ट्रेन में बैठकर सोच रही थी कि अग्नि परीक्षा सफर के साथ ही समाप्त हो जाएगी, पर वह तो जैसे शुरू हुई थी। दीपा की यह अनपेक्षित मुलाकात मेरी सारी तपस्या पर जैसे पानी फेरने को उतारू हो गई थी। एक बार फिर ये अपने अतीत में खो गए थे और उन्हें वहीं से सकुशल लौटा लाने का काम फिर मुझे पर आ पड़ा था। शादी के बाद से यही तो कर रही थी, लेकिन शुरू के दिनों में जो उत्साह था, त्याग की भूमिका थी, वह अब नहीं रह गई थी। अब तो सिर्फ एक मजबूरी का एहसास था, साथ रहने की मजबूरी। लेकिन शिकायत की गुंजाइश ही कहाँ थी? मैंने स्वेच्छा से ही तो इस भाग्य का वरण किया था। अपनी मर्जी से ही तो आंचल में कांटे भर लिए थे। रिश्ता तो यह दीदी के लिए आया था, पर दीदी ने छूटते ही कह दिया था, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी, पर मैं किसी की जूठन उठाने के लिए नहीं हूँ। माँ ने तुनक कर कहा था, हाय, ऐसी भी कही जात होता है क्या? वह कल मुही उसका हाथ छोड़कर भाग गई, तो क्या लड़का जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा? तो ठीक है, दुनिया में हजारों लड़कियां अनब्याही बैठी हैं, मुझे आप लोग बख्शिए। दीदी ने फैसला सुना दिया था। तब पता नहीं कहां से मुझ में बल आ गया था। सारी लाज शर्म एक ओर रखकर मैंने कहा था, माँ से कह दो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। दीदी तो देखती ही रह गई। इलू, पागल हुई है क्या? तुझे कुछ मालूम भी है? मुझे सब मालूम है, इसी से तो कह रही हूँ। प्लीज़ मेरी इस आश्चर्यजनक प्रार्थना को दीदी विस्मित होकर सुन रही थी। और उनका दोष ही क्या था? अपने किशोर मन का रहस्य मैंने उन पर प्रकट ही कब किया था? फर्स्ट ईयर फूल की हैसियत से जब कॉलेज में पाँव दिया था, तो उस रंगीन अलमस्त दुनिया की चकाचौंध आंखों में भर गई थी। रैगिंग का इतना घिनौना रूप उन दिनों नहीं था, पर एमए फाइनल में पढ़ने वाली दीदी का अभय हस्त सिर पर था, इसलिए कॉलेज लाइफ खुले दिल से एंजॉय करने में कोई रुकावट नहीं थी। उस आकर्षक संसार में जितना कुछ जानने योग्य था, मैंने जल्दी ही जान लिया। प्रिंसिपल के तकिया कलाम से लेकर कॉलेज कैंटीन की मावा बाटी के स्वाद तक सब मुझे याद हो गया था। उन दिनों सबसे टॉप पर थी एक प्रणय जोड़ी की चर्चा, दीपाली और श्रीकांत। दोनों ही दीदी के क्लासमेट थे, इसलिए मुझे हमेशा
फर्स्ट हैंड न्यूज़ मिला करती थी। उसके बल पर मैं सहेलियों में खूब रूप झाड़ा करती थी। दीपाली उन दिनों मेरा आदर्श थी। उसका रूप, उसका रंग, उसकी हेयर स्टाइल और उसका डील डॉल, उसकी बातों का लहजा सभी मुझे बहुत ही अद्भुत लगता था। जैसे ईश्वर ने दोनों को तौल कर ही बनाया था। बुद्धि, रूप, गुण कहीं भी दोनों एक दूसरे में 19 नहीं थे। दीदी ने बताया था कि फाइनल का रिजल्ट आते ही दोनों शादी कर लेंगे। मुझे ताज्जुब होता, भला रिजल्ट तक रुकने की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट क्लास तो कहीं गया ही नहीं था। पढ़ाई और एक्टिविटीज़ के साथ दिन मज़े में गुजर रहे थे। सोशल गैदरिंग तो मानो सारी खुशियों का क्लाइमेक्स ही थी। उसका नशा उतरने में भी 4-5 दिन लग जाते। मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। बाद वाले दिनों में अचानक एक दिन अफवाह सुनी कि श्रीकांत और दीपाली दोनों कॉलेज छोड़ गए हैं। हॉस्टल की लड़कियों ने बतलाया कि दीपा अचानक हॉस्टल से गायब हो गई है। किसी ने कहा कि श्रीकांत और दीपा में झगड़ा हो गया है। किसी ने कहा कि श्रीकांत ने दीपा को किसी के साथ देख लिया था और उससे संबंध तोड़ लिया है। इन अफवाहों की प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन सहानुभूति अधिकतर श्रीकांत के ही साथ थी। उसके अंतरंग दोस्तों ने बतलाया कि वह लगभग विक्षिप्त सा हो गया है। दिन भर अपने कमरे में भीतर से सटकनी लगाकर चुपचाप बैठा रहता है। ये सारी बातें सुन सुनकर मेरा भावुक मन तड़प जाता और दिन में कई बार उसके लिए कह उठती, हाय बेचारा। सहेलियां अक्सर चुटकी भी लेती कि हाय, कोई उससे जाकर कहे कि इतना मायूस मत हो श्रीकांत, आशिक तेरे और भी हैं जमाने में। तब नहीं जानती थी कि सचमुच मैंने अपने अंतर्मन में उस भाग्य हृदय युवक को मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित कर लिया है। एक नारी द्वारा किए गए अन्याय पर का परिमार्जन करने के लिए हृदय प्रतिज्ञा कर बैठा है। 3-4 साल बाद जब दीदी के लिए यह रिश्ता आया, तब सारी बातें मन में फिर से जाग उठी और मैंने वह आश्चर्यजनक प्रस्ताव कर दिया था। इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि माँ और भैया ने मेरे इस निर्णय पर खुशी ही जाहिर की थी। घर वर दोनों अच्छे थे, फिर वर पक्ष की कुछ मजबूरियां थी। वे लेन देन, स्वागत सत्कार में मीन मेख निकालने की स्थिति में नहीं थे। लड़की वालों को ऐसा सौभाग्य हमेशा थोड़ी ही मिलता है। शादी खूब धूमधाम से हुई। दीदी सारे समय गुमसुम बनी रही। सब लोगों ने यही समझा कि छोटी बहन के पहले ब्याह जाने की वजह से मायूस है। उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देने का किसी को अवकाश भी नहीं था। ससुराल में मेरे स्वागत में जो अतिरिक्त उत्साह दिखाया गया, उससे यही लगा कि इस विवाह की आशा सब लोग लगभग छोड़ ही चुके थे। जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था, उसके मन की थाह पाना भी मुश्किल था। लेकिन मैं तो कमर कसकर आई थी कि उनकी गंभीरता का कवच भेद कर मैं प्रवेश पा लूंगी। उनके उपेक्षित हृदय को नए सिरे से संवार कर अपने लिए आसान गढ़ लूंगी। इस कठिन कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे पत्नी की प्रेयसी की भूमिका छोड़कर मां बनना पड़ा था। उन्हें अपना बनाने के लिए मुझे 12 वर्ष की कठिन तपस्या करनी पड़ी थी और जिस समय मैं सफलता की सीढ़ियों पर थी, दीपा की वह अचानक भेंट सारी तपस्या पर पानी फेर गई। उन्होंने फिर अपने को बंद कर लिया था और मैं असहाय सी बाहर खड़ी छटपटा रही थी। हम लोगों के भोपाल से लौट आने के 4-5 दिन बाद दोपहर में मैं, अम्मा जी और भाभी जी मिलकर गेहूं साफ कर रहे थे। सिकोहाबाद वाली मेरी ननद पास ही बैठी स्वेटर बुन रही थी। बातचीत दौरान वह बोली, क्या बात है अम्मा, छोटे भैया हमसे नाराज हैं क्या? कल से हम आए हैं, हमसे एक बात भी नहीं की उन्होंने। किसी से भी नहीं कर रहे लली, शादी से लौटे हैं तभी से हम देख रहे हैं, भाभी जी ने कहा। अपने आंसू छिपाने के लिए
मैंने पानी पीने का बहाना बनाकर रसोई में मैं चली गई। वहां से लौट रही थी तो सुना अम्मा जी धीमी आवाज में कह रही हैं, ससुराल की शादी थी, क्या पता किसी ने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी होगी। मालवे के लोग हैं, दामाद की कदर भला वे क्या जाने। इतना बुरा लगा। माँ और भैया भाभी तो बेचारे बिछे जाते हैं। सामान भी तो कितना दिया, मिठाई तो मोहल्ले में भी बांटकर बच रही थी। चुपचाप लौटकर गेहूं बीनने लगी। कुछ देर बाद बड़े ही सहन भाव से मैंने बतलाया, इस बार रेल में दीपाली मिल गई थी। सब लोगों की जैसे सांस ही अटक गई। बड़ी देर बाद अम्मा जी की आवाज निकली, वह उल्टा तभी तो। वह तो इतना कहकर चुप हो गई, पर औरों के कौतूहल की तो जैसे सीमा नहीं थी। कैसी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, किससे शादी की है, पति क्या करता है, ढेर की ढेर बातें पूछ डाली। वही तो नहीं जिसके साथ भागी थी, ननद ने कहा। नहीं, ये तो कोई मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन है। 65 की लड़ाई में हाथ कट जाने के कारण पेंशन हो गई, अब शायद पेट्रोल पंप चलाते हैं। शादी हुए तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं, मैंने बतलाया। तब एक कोई और होगा, ननद बोली। तुम भी लाली कमाल करती हो, ऐसी औरतें क्या एक आदमी के साथ इतने दिन तक रह सकती हैं? पता नहीं इस बीच कितने घर लिए होंगे। अच्छा हुआ जो हमें बदनामी देने से पहले ही हमारा पीछा छोड़ गई, भाभी जी ने कहा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, अम्मा जी ने पता नहीं किस देवता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा। मुझे लगता था कि वह हम लोगों को देखकर झेप जाएगी, पर वह तो इतनी हंस हंस कर बतिया रही थी कि बस मैंने अपना संचित रोष उड़ेलते हुए कहा। आगे भी बहुत कुछ कहने की इच्छा थी कि दरवाजे की ओर देखकर शब्द मुंह में ही रह गए। अंगारे की तरह लाल आंखें लिए वे खड़े हुए थे। याद ही नहीं रहा था कि मंगल को वे 2 बजे ही लौट आते हैं। और कोई विषय नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए, वे जोर से गरजे। सभी लोग सहम गए, पर मुझे तो अपमान का दंश भीतर तक भेद गया। इतने दिनों तक अपना अस्तित्व भुलाकर मैं इनके घाव सहलाती रही थी। नववधू की सारी उमंगें मैंने इनकी एक मुस्कान के लिए होम कर दी थी, तब भी इतना दुख। यह रीतेपन का एहसास नहीं हुआ था, पर आज यह अपमान, उफ। उस रात हम लोगों में जोरदार झड़प हुई। मैंने अपनी मृदुता के सारे आवरण उतार फेंके। आखिर कब तक मेरी सहन शक्ति की यूं ही परीक्षा ली जाती रहेगी? किसी के अन्याय का प्रतिशोध मुझ पे क्यों लिया जा रहा है? किसी के पाप का प्रायश्चित मैं क्यों करूंगी? क्या पत्नी के रूप में मेरी कोई अपेक्षाएं, कोई अधिकार नहीं है? क्या अपनी सारी संवेदनाओं का मुझे गला घोट देना होगा? मन का सारा गुबार निकल गया तो मैं निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी रही। तब लगा कि इतनी देर तक सिर्फ मैं ही बोल रही थी। मेरी धुआंधार बकवास को ये सिर्फ सुन भर रहे थे। कुछ आत्मग्लानि भी हुई, पर इतनी नहीं कि संधि का प्रस्ताव लेकर दौड़ पड़ जाते। अब इलू को तो मैं हमेशा के लिए विदा कर चुकी थी। काफी देर बाद इन्होंने सिर उठाया, आराम कुर्सी से उठकर बिस्तर पर आए। सिरहाने बैठकर देर तक मेरे बालों में हाथ फेरते रहे। मैं सांस रोके चुप पड़ी रही। इलू, आवाज इतनी थकी हुई, इतनी करुण थी कि उपेक्षा की दीवार भर कर गिरने को हो गई। आई एम वेरी सॉरी इलू, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा अपमान करने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। तुमसे जो पाया है उसे से तो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता उस ऋण को। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या होती सोच भी नहीं सकता। क्या करूं, मेरा अपने ऊपर अधिकार ही नहीं रहा। सोचता था कि उसे भूल चुका हूं मैं। कितना पागल था मैं। उस दिन उसे देखकर लगा कि वह तो हमेशा से मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी।
उसे भूलने की बात ही अपने आप में एक भुलावा था। इस खुशफहमी में मैं अपने को तुम्हें सबको धोखा देता रहा, लेकिन सच तो यह है इलू कि आई लव हर मोर देन एवर। उसे भुलाना इस जीवन में तो संभव नहीं है, यह नामुमकिन है। क्या करना होता है ऐसी परिस्थिति में? पति जब पत्नी से कहे कि शादी के 10-12 साल बाद भी वह अपनी प्रेमिका को नहीं भुला पाया है, तब पत्नी को क्या करना होता है? मेरे रोज की तिरस्कार की दीवारें फिर धीरे धीरे उठने लगी थी। शायद उन्होंने यह सब मुझे सुनाने के लिए न भी कहा हो। शायद वे अपने अंदर घुमड़ते सत्य को वाणी दे रहे थे। शायद वे अपने मन का बोझ हल्का कर रहे थे, पर इससे ज्यादा सुनने मेरी सहन शक्ति के बाहर था। मैंने हौले से उनके मुंह पर हाथ रख दिया था। मेरे उस स्पर्श का सहारा पाकर वे मेरे ऊपर झुक आए। उस आवेग में क्या था? स्नेह, वासना, दोनों ही या दोनों से परे कुछ और? पता नहीं। शायद समय के उस छोटे से टुकड़े में हम सिर्फ स्त्री और पुरुष थे और अपनी संज्ञाओं को सार्थक कर रहे थे। इलू, एक बात मानोगी? मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर भी शांत स्वर में कहा, कहिए। तुमसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, भगवान के लिए तुम उसे उल्टा या कलंकिनी मत कहो। अम्मा कहती है, भाभी कहती है, सभी कहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहता, कह भी नहीं सकता। लेकिन तुम भी जब उन लोगों का साथ देने लगती हो तो मेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तब तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ कोई अभियोग मैं सह नहीं पाता और तब आज जैसा नाटक हो जाता है। मेरी इतनी बात रख सकोगी ना? स्वर में इतनी याचना थी कि सारे प्रतिवाद अपने आप बह गए। मैं छत की कड़ियां गिनती हुई चुपचाप पड़ी रही। इलू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। मैंने प्रश्न भरी नजरों से उनकी ओर देखा। तुम सोच रही हो कि इतने अन्याय के बावजूद मैं दीपू को उसी आस्था के साथ हृदय में कैसे रखे हुए हूँ। ठीक है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। एक बात हमेशा याद रखो इलू, कि जो भी अन्याय हुआ है मैंने किया है, उसने नहीं। क्या? मेरी सारी नींद एकदम उड़ गई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ, उसने कोई छल, कोई कपट नहीं किया है। जो कुछ हो गया उसमें उसका जरा भी दोष नहीं। भाग्य ने हम दोनों के साथ निर्दय परिहास किया था। मैं पुरुष था इसलिए बेदाग बच गया, वह औरत थी इसलिए सारा कलंक उसे ही ओढ़ना पड़ा। बस इतनी सी बात है। क्या इतनी सी बात है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने हताश होकर कहा, समझना चाहती हो? सुन सकोगी सारी कहानी? और बीते दिनों का चित्रपट रात के पिछले पहर में उनकी बाड़ी के माध्यम से मेरी कल्पना में आकार लेने लगा। बसंत का सुहावना मौसम, जंगल की घुमावदार पगडंडियाँ, मोटरसाइकिल पर सवार एक प्रेमी युगल, गुरुजनों की आंखों में धूल झोंककर बनाई हुई सैर सपाटे की योजना, लुक छिपकर बनाई गई योजना के थ्रिल से दोनों रोमांचित। पवन वेग से जाती हुई मोटरसाइकिल एकाएक रुक जाती है। झाड़ियों से उछलकर जो व्यक्ति एकाएक रास्ता रोक कर खड़ा हो गया है वह एकदम अपरिचित भी नहीं है, एक तरह से पुराना प्रतिद्वंदी है। शायद पिछला हिसाब चुकता करने आया है। इससे पहले कि श्रीकांत स्थिति का जायजा ले सके, सिर पर भारी आघात होता है। हैंडल से उसकी पकड़ छूट जाती है और वह धरती पर गिर जाता है। गिरते गिरते भी दीपा की चीख उसकी शून्य होती चेतना को झकझोर जाती है। उसके बाद अंधकार, सिर्फ अंधकार, क्योंकि चेतना के लौटने पर भी वह सब कुछ नहीं लौटाया जा सका जो खो गया था। वापसी यात्रा
शब्द ही समाप्त हुई। उस विभीषिका के बाद कहने सुनने को बचा ही क्या था। शरीर और मन दोनों ही बधिर हो गए थे। हाथों ने मशीन की तरह ही उस मशीन को ठेलकर गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचा दिया था। दूसरे दिन सुना कि दीपा हॉस्टल से गायब हो गई है। उफ, कितनी भयानक कहानी थी। सुनकर उतनी ठंड में भी पसीना छूट गया था। बाद का किस्सा तो खैर मुझे मालूम ही था। घर में, बाजार में, कॉलेज में एक ही चर्चा थी, एक ही विषय था, दीपा और श्रीकांत। अफवाहों का बाजार गर्म था। नई पीढ़ी को लताड़ने के लिए बड़े बूढ़ों के पास अच्छा मसला हो गया था। अगर दीपा इस तरह एकाएक गायब न हो जाती तो शायद उसे इतना गलत न समझा जाता। बड़ी देर बाद मैंने कहा, शायद, क्या जाते हुए वह आपसे भी मिलकर नहीं गई? नहीं। आपने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। क्यों? मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने मुंह फेर लिया। उनका यह मौन मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे गया। दीपा इसलिए चली गई थी कि उसने प्रिय की आंखों में नफरत की भाषा पढ़ ली थी। जिन आंखों ने उस पर हमेशा प्यार की बरसात की हो, उन आंखों में घृणा की झलक वह सह नहीं पाई होगी। लेकिन वह जो संपूर्ण तन मन को विश्वास के साथ उन्हें सौंपकर गहन वन में चली आई थी, उसकी रक्षा का भार किस पर था? अगर रक्षा नहीं कर सके तो तिरस्कार करने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इस विराट विश्व में अकेली पड़ जाने वाली उस असहाय नारी के प्रति क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं था? सुनिए, उस व्यक्ति का क्या हुआ? मैंने अपने विचारों को स्वर दिया। किस व्यक्ति का? ओह, समझा, मुझे नहीं मालूम। दरअसल मैंने ख्याल भी नहीं किया। मैं तो उन दिनों पत्थर हो गया था। लेकिन उसे कोई सबक तो मिलना ही चाहिए था, और यह काम आपको करना था। किसके लिए करता यह मैं सब? उससे मेरा खोया हुआ संसार तो लौटने वाला नहीं था। और अभी आप कह रहे थे कि दीपा अब भी आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। उन्होंने आहत होकर मेरी ओर देखा। और आप यह भी मानते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं था? मुझे शब्दों में पकड़ने की कोशिश मत करो इलू, उन्होंने बेजारी से कहा। यह सच है कि दीपा को आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि उसे पत्नी रूप में पाने की कामना उस दिन सदा के लिए मिट गई थी। और उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मुझे लगा कि इस आदमी के बाहुपास में अब मैं कभी रोमांचित न हो सकूंगी, क्योंकि नारी समर्पण करती है पुरुष के सामने, पराक्रम और साहस के सामने। और यह व्यक्ति यह अपने विश्वास की रक्षा न कर सका, यह अन्याय का प्रतिशोध न ले सका, और तो और उस निरीह नारी पर लगाए गए गलत आरोपों का प्रतिवाद भी इससे नहीं हो सका। छी, कायरता की भी कोई सीमा होती है। और उस दिन मैं दीपा को उन्मुक्त आचरण के लिए दोष दे रही थी, उसे तिरस्कार से देख रही थी। लेकिन अब लगता है कि गलती पर हम थे, वह नहीं। किसी के पाप का बोझ लेकर क्या वह हमेशा ही पत्थर बनी रहती? कोई रास उसे भी पावन कर गया था। जिंदगी की हारी हुई बाजी उसने बड़े यत्न से फिर जीत ली थी। जिसे मैं निर्लज्जता समझ रही थी, वह उसका विजय दर्प था। अपनी खुशियों पर इतराने का उसे पूरा हक था। ये खुशियां अनायास ही कोई उसके आंचल में डाल नहीं गया था। कटीली राहों से होकर उसे खुद से ये फूल चुनने थे। नफरत करने का, तिरस्कार करने का हक तो उसका है, दीपा का। वह जरूर उस व्यक्ति का तिरस्कार करे जो जिंदगी का हर दाव हार गया है, जो अपनी भावनाओं के जंगल में खोया है, जो न ढंग से प्रेम करना जानता है और न ही घृणा। तुम्हें पूरा अधिकार है दीपा कि तुम उस व्यक्ति का धिक्कार करो, लेकिन दीपा, उसकी अभागी पत्नी का तिरस्कार मत करना, क्योंकि यह अभिशप्त जिंदगी उसने जिस आस्था के साथ वर्ण की है,
वह आस्था अब भी कायम है। पहले सिर्फ पति का दुख बांटने की बात थी, अब इस कलंक का बोझ भी वह साझे में ढोएगी। इसके सिवा उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मालती जोशी द्वारा लिखी गई यह कलंक कहानी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।